मंजू शर्मा बड़ी फेमस कवि कुमार विश्वास की पत्नी, उनका क्या रोल रहा इस पूरी दान? देखिए, कुमार विश्वास जी एक इतने अच्छे आदमी बनते हैं जनता के सामने, कभी राहुल गांधी जी की बुराई करते हैं, कभी मोदी जी की बुराई करते हैं, एक न्यूट्रल इंसान बनने की मुकाम पर है। अच्छा सर, अभी जो वर्तमान में भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन किया, तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाई? ठीक से भजनलाल सरकार ने पूरा जो भी सहयोग होना चाहिए, बच्चे सच में मेहनत से पास हुए थे, वो भी अभी किसी तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने देखा सुबह भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, तो अब उनके सहयोग में उनके लिए क्या न्यायालय की तरफ से? जनहित का मामला था और हमारी कोई उनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी और एक जनहित का मामला था और उन्हें भी न्याय के अंदर ये अधिकार है कि वे इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। उनको सर, आपको लगता है कि आंदोलन जो हुए इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए, क्या वो आंदोलन होना जरूरी था या फिर वैसे भी भर्ती तो रद्द? नमस्कार, मैं मोनालिका मिणतवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। राजस्थान में अभी कुछ बहुत जोरों से चल रहा है, तो वो एसआई भर्ती का मुद्दा है। एसआई भर्ती फाइनली रद्द हो गई है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद छात्रों ने लंबा संघर्ष किया, लीगली भी एक बहुत लंबा संघर्ष, तमाम तथ्यों के साथ, तमाम सबूतों के साथ इस संघर्ष को जारी 4 साल, करीब 3 से 4 साल तक रखा गया और आखिरकार अब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। तो अब क्या कुछ प्रोसीजर इसका रहा, कौन कौन से बड़े नाम इसमें सामने आए और क्या ये आगे चैलेंजेबल है? क्योंकि अभी भी कुछ छात्रों का ऐसा हिस्सा है जो अभी इस फैसले से जो सहमत नहीं है, जिन्होंने ठीक से पढ़ाई की थी, सच में मेहनत की थी, वो इससे सहमत नहीं है। तो क्या ये जो फैसला है वो चैलेंजेबल है अभी सुप्रीम कोर्ट में, और क्या कुछ इस पूरे प्रोसीजर में हुआ, वही हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ अभी एडवोकेट हिरेंद्र नील मौजूद है, जिन्होंने बड़े इमोशनल तरीके से, भावुक तौर पर ये जो पूरा केस रहा उससे जुड़कर इसको लड़ा और फिर से आखिरकार जीत भी लिया है। जी सर, कल आप उस दिन बड़ा इमोशनल हो गए थे, क्या आपने पूरा भावुक भावुक होकर इस केस को लड़ा? जी, हम 1 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और मैं न्यायालय का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक ऐतिहासिक और एक साहसिक निर्णय दिया। कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि कोर्ट ने भर्ती रद्द नहीं करी है। ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने निर्देशित करा है सरकार को कि सरकार एक रिपोर्ट भेजेगी आरपीएससी को, उसमें अनुशंसा होगी भर्ती रद्द करने की और आरपीएससी फिर भर्ती रद्द करने को लेकर एक प्रेस नोट निकालेगी। उसके पास फिर 2 ऑप्शन होंगे, या तो फिर वो 2021 के जो पद विज्ञापित हुए थे 2021 में, उसी में उस भर्ती प्रक्रिया को फिर से करेगी, या फिर जो 2025 की भर्ती है उसमें ये पद ऐड करके एक नया विज्ञापन आएगा, दोनों को ऐड करके और फिर पूरी एक नई भर्ती प्रक्रिया होगी। एक ऐतिहासिक फैसला है और हाँ, मेरे लिए बड़ा इमोशनल था। मैं इस मामले से शुरुआत से जुड़ा हुआ था। जो इनकी फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पे रोक आई थी, वो भी एक अच्छा फैसला था, अंतरिम आदेश था। इस मामले की सुनवाई करीब 40 सुनवाइयाँ हुई और एक स्पष्ट जजमेंट हमारे सामने है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून मंत्री ये कह रहे हैं अभी कि भर्ती रद्द नहीं करी है कोर्ट ने, जो इसको मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। अच्छा सर, आपके हिसाब से कौन सी मुख्यतर वजह रही? आरपीएससी का भी काफी नाम इसमें सामने आया, क्या कुछ मुख्यतर वजह रही जिसकी वजह से भर्ती को रद्द कर दिया? देखिए, कोई अगर किसी चीज को करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो इस संपूर्ण पेपर की जिम्मेदारी आरपीएस चेयरमैन ने बाबूलाल कटारा को दी थी। बाबूलाल कटारा इस पेपर का को लेकर चीफ मैनेजर था, मतलब उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें होनी थी। उसी ने 35 दिन पहले अपने अलमारी से निकाल के हस्तलिखित पेपर 35 दिन पहले रामू राम रायका को दे दिए। रामू राम रायका ने वो पेपर अपने बच्चों को दिए। उसके बाद बाबूलाल कटारा ने ये पेपर और लोगों को भी बेचा, पांड्या को बेचा, पुरुषोत्तम दादीज को बेचा, जिससे पेपर ट्रैवल होके बहुत लोगों के पास गया। इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, रिश्तेदारों को पढ़ाया, दोस्तों को पढ़ाया, पैसे देकर भी लोगों को बेचा। इससे कोर्ट ने यह माना कि इसकी संपूर्ण शुचिता भंग हुई है। इसके साथ ही साथ बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका दोनों, जो तत्कालीन चेयरमैन थे आरपीएससी के, संजय श्रोत्रिय और बाकी लोग जो कुमार विश्वास की जो धर्मपत्नी है मंजू शर्मा जी, उनके पास भी गए थे, उनको फोटो दिखाई थी कि हमारे बच्चे ऐसी ड्रेस पहन के आएंगे तो आप इंटरव्यू में देख लेना।
तो कोर्ट ने पूरी संलिप्तता मानी है 6 मेंबर्स की और चेयरमैन की, और कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हाई कोर्ट भी इसमें आरपीएससी को रिफॉर्म करने के डायरेक्शन दे सकता है। उसमें कैसे सुधार करें, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, और कैसे जो एक भर्ती प्रक्रिया है वह पारदर्शिता और अच्छे ढंग से कोई भी संस्था जिसको जिम्मेदारी दी जाती है भर्ती कराने की, वह कराई जाए। और लंबे समय से राजस्थान के बेरोजगार और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वह भी डिमांड कर रही है कि एक पुनर्गठन आरपीएससी का होना चाहिए। मुझे लगता है इस जजमेंट से भी आरपीएससी को एक बड़ा सबक मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि अब ये कोई भी जो नापाक हरकत है वह नहीं करेंगे, और इनमें भी डर पैदा रहेगा। अच्छा सर, आपने अभी मंजू शर्मा जी का नाम लिया। मंजू शर्मा बड़ी फेमस कवि कुमार विश्वास की पत्नी, उनका क्या रोल रहा इस पूरी देखिए, धांधली? कुमार विश्वास जी एक इतने अच्छे आदमी बनते हैं जनता के सामने, कभी राहुल गांधी जी की बुराई करते हैं, कभी मोदी जी की बुराई करते हैं, एक न्यूट्रल इंसान बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने घर में झांक कर देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि मंजू शर्मा जी का जो कृत्य है, जो हाईकोर्ट ने नोट करा है, वह भी बड़ा उल्लेखनीय है। अगर कोई व्यक्ति उन्हें अप्रोच कर रहा है कि आप मेरे बच्चों के इंटरव्यू में देख लेना, तो उनका ये कर्तव्य नहीं था क्या, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए, कि वह इसकी जो रिपोर्ट है किसी भी हायर अथॉरिटीज को या विजिलेंस अथॉरिटीज को या राज्य सरकार को, एक संवैधानिक पद पे संस्था बैठे हुए व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि वह इसकी कंप्लेंट करता, पुलिस में करती। तो मुझे लगता है एक बड़ा घोर अन्याय है। ये तो केवल एक ऊपरी ऊपरी तौर पे आया है। मुझे लगता है आरपीएससी पूरी संस्था बहुत भ्रष्ट हो चुकी थी। इस वक्त मुझे लगता है आरपीएससी थोड़ी ठीक काम कर रही है। रामनिवास मेहता जी और यूआर साहू साहब इस वक्त अच्छे काम में कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, आप क्योंकि न्यायिक पूरे उसका स्ट्रक्चर का आप हिस्सा हैं, क्या आपको इस बात में सच्चाई नहीं लगती कि आरपीएससी में इतनी ज़्यादा धांधली हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो क्या उस समय सरकार को भी इस चीज़ की खबर थी या फिर हो सकती? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को खबर होगी भी, लेकिन जो तत्कालीन सरकार थी वह केवल सरकार बचाने में लगी रही, कैसे विधायक ना भाग जाएं। और हर चीज में एक इंटेलिजेंस होता है किसी भी सरकार के पास। तो मैं ये कतई नहीं मान सकता, जब 11-11 एफआईआर तभी दर्ज हो गई थी, तो क्या सरकार को अंदेशा नहीं था कि इसमें पेपर लीक हुआ है? आज ये केवल कह देना कि हमारे टाइम पे भी एसआईटी थी, हमने ये कानून पारित कर दिया। कानून बनाने से कुछ नहीं होता जब आप धरातल पे चीजें नहीं लाएंगे, पेपर लीक को नहीं रोकेंगे। और मुझे लगता है भजनलाल सरकार ने अच्छा कार्य करा, लेकिन सरकार में कोर्ट के सामने आके स्टैंड बदल लेना और बोलना कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, ये भी एक लोगों के साथ विश्वासघात था। और मुझे लगता है जो बेरोजगार है और जो आम जनता है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और भजनलाल सरकार और गहलोत सरकार आज की तारीख में एक बराबर मुकाम पर है। अच्छा सर, अभी जो वर्तमान में भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन किया, तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाई ठीक से? भजनलाल सरकार ने पूरा जो भी सहयोग होना चाहिए था सरकार देखिए, जो कोर्ट के समक्ष रखी गई उसमें निष्पक्ष जांच हुई है, मुझे भी लगता है। लेकिन कई जो सांसद हैं हमारे नागौर से, और कई लोगों ने भी आरोप लगाए हैं कि कई लोगों को छोड़ा गया है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहां तक न्यायालय में चीजें रखी गई, एक निष्पक्ष तरीके से हमें लगा कि जांच हुई है, इसलिए उन्होंने भर्ती रद्द करने की अभिशंसा करी। तो क्या सर आपको लगता है अभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार चैलेंज करेगी? क्योंकि अभी तो ना ही सरकार की तरफ से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस फैसले को चुनौती एकल पीठ का फैसला है, तो अभी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ऑनरेबल जो खंडपीठ होती है उसके सामने जाएगा, और खंडपीठ के सामने मुझे अभी लग रहा है सरकार नहीं करेगी। चयनित पक्ष जरूर इसमें जा रहे हैं, मुझे जहां तक सूचना मिली है। और आप मान के चलिए अगले हफ्ते के अंत में या उससे अगले हफ्ते में डीबी में सुनवाई हो सकती है। अच्छा सर, जो बच्चे सच में मेहनत से पास हुए थे वो भी अभी किसी तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमने देखा सुबह भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, तो अब उनके सहयोग में उनके लिए क्या न्यायालय की तरफ से होगा? देखिए, जो योग्य अभ्यर्थी हैं और जो मेरे को लगता है कि जो बिल्कुल जिन्होंने कुछ भी नहीं करा था उनके साथ गलत है। लेकिन दोनों पिक्चर देखी जानी चाहिए। एक जनहित का मामला था और हमारी कोई उनसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, और एक जनहित का मामला था, और उन्हें भी न्याय के अंदर ये अधिकार है कि वे इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। उनको संपूर्ण अधिकार है, लेकिन किसी पे टीका टिप्पणी और ऐसे पर्सनल नहीं होना चाहिए। और हमने ये लड़ाई जनहित में लड़ी है, और न्यायालय का फैसला है, जिसको न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। अच्छा सर, अभी न्यायालय का फैसला भी आ चुका है, सरकार ने जो भी काम किया, क्या सर आपको लगता है कि आंदोलन जो हुए इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए, क्या वो आंदोलन होना ज़रूरी था या फिर वैसे भी भर्ती तो रद्द होने वाली थी?
जी, मैं मानता हूँ, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि पब्लिक परसेप्शन बनना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये आंदोलन हुए और ये सब कुछ हुए तो ये सब कुछ ठीक था, और एक पब्लिक परसेप्शन बनता है तो ज़रूर उस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो सर क्या न्यायालय कोई दबाव अपने आप में महसूस करता है उससे अगर सड़कों पे ऐसे प्रदर्शन होते हैं? जी, मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन बनता है, मुझे नहीं लगता न्यायालय किसी दबाव में काम करता है। अच्छा सर, ये जो भर्ती अभी रद्द हुई है, क्या आगे अगर मान लीजिए अभी आपने बताया कि खंडपीठ के वहाँ पर जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या ये चैलेंजेबल है? जी, दोनों पार्टियों को अधिकार है, हमारे विरुद्ध भी आएगा खंडपीठ में। आखिरी जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है, तो इसमें अभी और समय लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है यही फैसला टिकेगा, यही न्यायप्रिय जजमेंट है, लोग और जनहित में दिया गया फैसला यही सही है। मुझे लगता है कोई भी कोर्ट इस फैसले को पलटेगा नहीं। बहुत शुक्रिया सर। हम ये तो हमारे साथ एडवोकेट हरदीर नील। आप क्या कुछ राय रखते हैं, ये पूरा प्रोसीजर रहा उस भर्ती को रद्द करवाने का, आप क्या कुछ राय रखते हैं इस विषय पे ज़रूर हमसे साझा करें और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।